होटल राजमहल एपिसोड 8 एक दर्दनाक सच। मोनिका की बातें विशाल के कानों में गूंजने लगती हैं। इतनी क्या जल्दी है विशाल? अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। असली गुनहगार को सजा मिलना अभी बाकी है। मोनिका की बातें सुनकर विशाल हारा हुआ सा घुटनों के बल गिरकर बैठ जाता है। विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी आजाद होने की थोड़ी बची कुची उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी। विशाल को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता और वो फ्रस्ट्रेट होता हुआ चिल्लाकर मोनिका से पूछता है, अब कौन बाकी रह गया है? तुम्हें जिसने मारा उसे मार तो लिया तुमने। तब मोनिका ने विशाल के सवाल का जवाब देते हुए गुस्से में कहा, इसमें तो सिर्फ उस कबीले के कहे पर मुझे मारा था, लेकिन इस सब के पीछे की जो असली वजह है उसका नाम है सूर्य प्रकाश चौधरी। ये नाम होटल के हर कोने में गूंजने लगा। ये सुनते ही विशाल की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और उसने मोनिका से पूछा, क्या तुम हरियाणा के एमएलए सूर्य प्रकाश चौधरी की बात कर रही हो? मोनिका ने विशाल की आंखों में देखते हुए कहा, वही एमएलए। विशाल ने आगे कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत ही भले इंसान है। उन्होंने क्या किया है तुम्हारे साथ? विशाल की बात सुनकर मोनिका का गुस्सा अचानक से और बढ़ गया। वो लाल लाल आंखें किए विशाल को घूरती हुई बोली, भला इंसान? वो कोई राजनेता या भला इंसान नहीं है। वो तो एक दरिंदा है, दरिंदा। इंसान के भेष में छुपा खतरनाक देशी भेड़िया है वो। ये सुनकर विशाल एक टक बस मोनिका को देखता रहा। तभी अचानक बोलते बोलते मोनिका की आंखें नम हो गईं और वो कहीं यादों में खो गई। और कुछ देर की खामोशी के बाद मोनिका बोली, আমাকে कोलकाता থেকে নিয়ে এসেছিল वो आदमी। मुझे कोलकाता से हरियाणा नौकरी देने का लालच देकर ले आया था। इतना कहकर कुछ सोचते हुए मोनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, यह बात तब की है जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। खुशियों से भरी हुई थी मेरी दुनिया। हमारे छोटा सा परिवार जिसमें मेरे बाबा, माँ, मैं और मेरा प्यारा सा छोटो भाई था। बहुत खुश थे हम अपनी दुनिया में। लेकिन वो कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा दिन तो रहती नहीं है। ठीक ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। बंगाल में अचानक बाढ़ आ गई थी जिस वजह से हमारी जमीन को काफी नुकसान पहुंचा। सारी फसल बर्बाद हो गई। हम लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। हमारा घर, जमीन, सब कुछ बिक गया। और इन सब परेशानियों के बीच मेरे बाबा को किसी ने उस कमीने के बारे में बताया कि हरियाणा के रोहतक शहर में एक पॉलिटिशियन है जो काफी अच्छे काम करता है, सबकी मदद करता है, लड़कियों को काम दिलवाता है और फिर बाद में अच्छे परिवारों में उनकी शादी भी करवाता है। इन सब के साथ साथ वो लड़कियों के घर वालों को पैसे भी देता है। मोनिका की बातें सुनकर विशाल हैरान परेशान सा उसे देखता रहता है और बोलता है, फिर आगे क्या हुआ? मोनिका ने उदास सी मुस्कान के साथ कहा, फिर क्या होना था? अपने परिवार की बेहतर जिंदगी और उनकी खुशी के लिए मैं उन लोगों को छोड़कर हरियाणा चली आई। मेरे ही जैसी 15-20 लड़कियां और भी थी मेरे साथ। सभी को वहां पहले तो काम दिया गया, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके झोंक दिया गया देह व्यापार के दलदल में।
ना चाहते हुए भी हम सभी लड़कियों को अपना शरीर बेचना पड़ा, लेकिन मेरे साथ सिर्फ इतना ही नहीं था, अभी और भी बुरा होना बचा था। एक दिन वो कमीना एमएलए वहां आया और उसकी गंदी नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझे अपने साथ अपने फार्म हाउस ले गया, जहां जब भी उसका मन करता तब वो मेरे साथ रेप करता। मेरे मना करने पर मुझे बेरहमी से मारा जाता। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। मैं अपनी मां से मिलने के लिए तड़पती थी, अपने बाबा और भाई को गले लगाने के लिए एक एक दिन काट रही थी। इतना कहते कहते मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी बातें सुन रहे विशाल की आंखें भी नम हो जाती हैं। विशाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मोनिका के साथ इतनी कम उम्र में इतना बुरा हुआ था। अपने आंसू पोंछते हुए मोनिका आगे कहती है, इन सब के बीच मुझे फार्म हाउस में काम करने आने वाली एक औरत से सुनीता दीदी के बारे में पता चला। फिर एक दिन मेरी मुलाकात हुई सुनीता दीदी से, जो एक एनजीओ में काम करती थी, जो इस तरह देह व्यापार में फंसी लड़कियों की मदद किया करती थी और उनको वापस उनके घर भेजने का काम करती थी। उनसे मिलकर मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जगी। मुझे लगा अब मेरी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और मैं अपने परिवार से एक बार फिर मिल पाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत ने तो मेरा बुरा ही सोच रखा था। मैंने सुनीता दीदी को अपनी सारी बातें बताई और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरी मदद जरूर करेंगी। सुनीता दीदी ने मुझे कहा कि मैं उस एमएलए के साथ वीडियो बनाऊं जिसमें वो मेरा रेप कर रहा हो। मैंने ठीक वैसा ही किया, लेकिन मुझसे वीडियो लेकर सुनीता दीदी उल्टा पैसे के लिए उस एमएलए को ही ब्लैकमेल करने लगी। विशाल की ओर देखते हुए मोनिका ने कहा, मैं हर तरफ से धोखा खा चुकी थी विशाल। मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी थी। मुझे अब कुछ भी सूझ नहीं रहा था और आखिरकार थक हार कर मैंने उस कमीने सूर्य प्रकाश चौधरी को बोल दिया कि मैं उसकी काली करतूत सबको बता दूंगी, सबके सामने उसकी हकीकत खोल कर रख दूंगी। আমি সবাইকে সব সত্যি কথা বলে দেব। इतना कहते कहते एक बार फिर मोनिका की आंखों में खून उतर आता है और वो आगे बताती है, इतना सब होने के बाद भी भगवान को मुझ पर दया नहीं आई और उस कमीने एमएलए ने जब देखा कि मैं उसके लिए खतरा बन चुकी हूं तो उसने मुझे जान से मारने का काम दिया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राकेश हुड्डा को। और इधर उस कमीने ने मुझे कहा कि वो मुझे बंगाल वापस भेज रहा है, लेकिन ये झूठी तसल्ली देकर वो राकेश हुड्डा मुझे यहाँ होटल राजमहल में ले आया और मुझे मार पीट कर पंखे से लटका कर मारकर भाग गया। इतना कहते कहते मोनिका का सब्र का बांध टूट गया और वो जोर जोर से रोने लगी। मैं एक आखिरी बार अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाई। उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि उनकी बेटी ने कितना कुछ झेला था। मोनिका की कहानी सुनकर विशाल की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे मोनिका के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। कुछ देर तक पूरे होटल राजमहल में एक सन्नाटा पसर जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद विशाल के चेहरे पर आंसू और बेबसी देखकर मोनिका ने विशाल से कहा, उस सूर्य प्रकाश चौधरी को रहने दो विशाल। तुमने जितना किया मेरे लिए उतना ही काफी है। कोई बात नहीं, जाने दो, मैं इतने में ही संतोष कर लूंगी। मोनिका की यह बात सुनकर विशाल अपने आप को संभालते हुए बोलता है, मैं ये काम करूंगा मोनिका। उस इंसान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें
तुम्हारे असली कातिल से मिलवाकर ही रहूंगा। मोनिका की बातें सुनते सुनते विशाल को समय का ध्यान ही नहीं रहता और वो भूल जाता है कि उसे होटल से बाहर भी निकलना है। तभी विशाल को हर तरफ जलने की बदबू आने लगती है और चारों तरफ धुआं महसूस होता है। तभी विशाल देखता है कि वो कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार अंदर आया है और राकेश हुड्डा की लाश को कब्रिस्तान ले जाने में विशाल की मदद करने लगता है। इसी बीच विशाल राकेश का मोबाइल निकाल लेता है। वो चौकीदार विशाल के साथ मिलकर लाश को खुदी हुई एक कब्र में दफनाने लगता है और लाश के ऊपर मिट्टी डालकर उसे सही से जमीन में दबा देता है। घर जाते जाते रास्ते में विशाल ने उस राकेश के मोबाइल की मदद से एमएलए सूर्य प्रकाश चौधरी का फोन नंबर निकाला, लेकिन कॉल करने पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। थका हारा विशाल अपने कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही विशाल अपने बेड पर लेटता है, अचानक प्रिया विशाल पर कूद पड़ती है। प्रिया को अपने बिस्तर पर ऐसे अचानक देखकर विशाल चौंक जाता है, लेकिन तुरंत ही वो प्रिया को किस करके हक कर लेता है। तभी विशाल प्रिया के टॉप को शोल्डर से नीचे करके उसके कंधों को चूमने लगता है और देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। किस करते करते दोनों एक दूसरे के कपड़े भी उतारने लगते हैं। जैसे ही दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे में खोने लगते हैं, तभी राकेश का लाया हुआ मोबाइल फोन बजने लगता है। फोन की आवाज सुनकर विशाल ने एकदम से प्रिया को धक्का दे दिया, जिसके कारण प्रिया बेड से नीचे गिर गई। विशाल के इस बर्ताव से प्रिया को गुस्सा आ गया और उसने अपना पैर पटकते हुए विशाल से कहा, यह क्या बदतमीजी है विशाल, तुम समझते क्या हो अपने आप को? प्रिया की बात सुनकर विशाल उससे कहता है, बस 1 मिनट बेबी, ये कॉल मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशाल की बात सुनकर प्रिया ने गुस्से में कहा, ये किसका फोन लेकर घूम रहे हो विशाल? विशाल ने घबराहट में कहा, ये वो ऑफिस की तरफ से मिला हुआ फोन है। जिसे सुनकर प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कहा, इनफ इज इनफ विशाल, तुमने ये नौकरी मेरे लिए की थी ना, लेकिन अब तुम मुझे ही भूल गए हो। जब से तुम्हारी ये नौकरी लगी है तब से तुम काफी बदल गए हो। प्रिया की कड़वी बातें सुनकर विशाल फोन को इग्नोर करता हुआ कहता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं प्रिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। प्रिया ने आगे कहा, मैं गलत नहीं, बिल्कुल सही समझ रही हूं। कहीं तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा ना विशाल? तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? प्रिया ने ताना मारते हुए विशाल से कहा। प्रिया की बातें सुनकर विशाल चढ़ गया और उसने कहा, पागल हो गई हो तुम, यहां जिंदगी और मौत के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है और तुम हो कि मुझ पर शक कर रही हो। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। किससे अफेयर करूं मैं, ये भी बता दो, भूतों और डायनों से? फिर अपने कपड़े पहनते हुए प्रिया ने कहा, रहने दो यार, तुम ना बात करने के लायक ही नहीं हो विशाल। इतना कहकर प्रिया कमरे से बाहर निकल जाती है। प्रिया को नाराज जाता हुआ देखकर गुस्से में विशाल ने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा और मायूस होकर बोला, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, पहले वो होटल और अब ये सब, कहां फंस गया हूं मैं। प्रिया के बाहर जाते ही विशाल ने गुस्से में अपना फोन निकाला और फिर से उस नंबर पर कॉल करने लगा। दूसरी तरफ से किसी के कुछ बोलने से पहले ही विशाल ने कहा, सूर्य प्रकाश चौधरी बोल रहे हैं? विशाल की बात सुनकर सेक्रेटरी ने कहा, क्या हो गया हुड्डा, मैं बोल रहा हूं अजीत, तुझे क्या हो गया अचानक जो इस वक्त फोन कर रहा है? जिस पर विशाल गुस्से में कहता है, देखो तुम जो भी बोल रहे हो अपने एमएलए को कान खोलकर बोल देना कि हुड्डा का तो बन गया भुट्टा, और उससे कहना कि कल रात किसी भी कीमत पर रात 11 बजे होटल राजमहल पहुंच जाए, नहीं तो बाद में उसे पछताना पड़ेगा। विशाल की बात सुनकर सेक्रेटरी के हाव भाव बदल जाते हैं और वो डरते हुए बोलता है, तू है कौन जो एमएलए सर को धमकी दे रहा है? विशाल ने सेक्रेटरी की बात का जवाब देते हुए कहा, तू समझ ले
मैं तेरे एमएलए का काल बोल रहा हूं। तू बस ये समझ जा कि आज रात 11 बजे तक अगर तेरा एमएलए होटल राजमहल नहीं आया तो कल सुबह पूरा देश देखेगा तेरे एमएलए के सारे कामों की काली करतूतें। सबको पता चल जाएगा कि वो कैसे सेक्स रैकेट चलाता है और उसका पर्दाफाश करेगी मोनिका। सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा उसका। याद रखना, होटल राजमहल ठीक रात 11 बजे। इतना कहकर विशाल तुरंत फोन काट देता है। रात के 11 बजते हैं। होटल में पसरी अजीब सी शांति किसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रही होती है और इधर अपने डेस्क पर बैठा विशाल बड़ी ही बेसब्री से एमएलए के आने का इंतजार कर रहा होता है। कल मोनिका की सारी बातें सुनने के बाद से ही विशाल ने यह तय कर लिया होता है कि इस एमएलए को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसने ना जाने आज तक कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की है। अभी कुछ समय बीतता ही है कि तभी विशाल के होटल के अंदर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर विशाल चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है। अपने सामने किसी आदमी को आता देखकर विशाल को लगता है कि आखिरकार एमएलए आ ही गया। लेकिन जब वो इंसान विशाल के थोड़ा करीब आया तो उसने देखा कि उसके सामने एमएलए नहीं बल्कि कोई खूंखार सा दिखने वाला कोई और ही इंसान खड़ा हुआ है। ऊंची लंबी हाइट, वेल बिल्ड बॉडी, लेकिन उसके शक्ल से हैवानियत टपक रही है। अपनी गहरी आवाज में उस शख्स ने विशाल से कहा, मुझे एमएलए साहब ने भेजा है। कहाँ है मोनिका? उसकी बात सुनकर विशाल ने सामने से कहा, तो वो खुद कहाँ है? विशाल का सवाल सुनकर उस शख्स ने चिढ़ते हुए कहा, वो आ जाएंगे। मामला क्या है पहले तू मुझे तो बता। विशाल ने जवाब देते हुए कहा, इस होटल में तुम्हारे एमएलए के खिलाफ सबूत मिले हैं और अगर वो यहां अभी के अभी नहीं आया ना तो उन सारे सबूतों को मीडिया के सामने रख दिया जाएगा। फिर देखना क्या अंजाम होगा उस एमएलए का। विशाल की बात सुनकर उस हैवान से दिखने वाले शख्स ने विशाल से कहा, तुम 2 मिनट के लिए बाहर आओ, कुछ बात करनी है। विशाल हाँ में सिर हिलाते हुए उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रिसेप्शन डेस्क से बाहर निकलते ही विशाल को अपने कान में आवाज सुनाई देती है, मत जा, मत जा, खतरा है तुझे, बाहर मत जा। तभी दूसरे कान से आवाज आती है, जा, जा बाहर जा, इस आदमी को सबक सिखा दे। लेकिन विशाल किसी आवाज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और बोला, जाना तो पड़ेगा। इतना कहकर विशाल उस शख्स के पीछे पीछे बाहर चला गया। जैसे ही वो लोग होटल राजमहल से बाहर निकले, उस शख्स ने तुरंत पलटकर विशाल के माथे पर बंदूक तान दी और बोला, देख रहे छोरे, तेरे पास 2 मिनट का वक्त है। सच सच बोल दे, कौन से सबूत मिले हैं तुझे, वरना मारी गोली ना पहचानती किसी को। एक बार ये गोली बंदूक से बाहर हुई तो काम खत्म करके ही रहती है। अपने माथे पर बंदूक तनी देखकर विशाल डर गया और उसे लगने लगा कि आज तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तो आगे क्या होगा कहानी में? क्या विशाल का खेल यहीं खत्म हो जाएगा या फिर वो मोनिका को इंसाफ दिलाकर ही मानेगा? आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए होटल राजमहल।